नमस्कार, निखिल सर एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पूरा कर लिया है। और इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का अध्ययन किया था, और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भारत में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, या आर्मी, बैंक, एसएससी, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टॉप से लेके बॉटम तक भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका जो जीएस का सिलेबस है, उस जीएस के सिलेबस में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जीएस का जिसमें हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है, भरसक कोशिश की है इस बात की, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे शामिल किया जाए और उनके बारे में आपको विस्तार से बताया जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। और इन तथ्यों को याद करने के लिए आपको कई बार इस वीडियो को देखना होगा, तब आप इन तथ्यों को याद कर पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं इसकी कुछ अवधारणात्मक समझ के बारे में भी बात करूंगा। वहाँ पर हम ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदय था उसके कारण क्या थे, क्या वो परिस्थितियाँ थीं जिन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। तो पहले हम तथ्यात्मक जानकारी अर्जित करेंगे, उसके बाद कुछ अवधारणात्मक। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। इसकी स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको शॉर्ट में बोला जाता है ए.ओ. ह्यूम। अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो वो की थी ए.ओ. ह्यूम ने। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक स्कॉटलैंड के निवासी थे, और ब्रिटिश साम्राज्य में आईपीएस के पद पर ये सेवा दे चुके थे, तो रिटायर्ड हो गए थे। तो इन्होंने ही भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण था वो किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी, जिन्हें द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा इन्होंने एक ड्रेनेज थ्योरी भी बताई थी, जिसके माध्यम से इन्होंने बताया था कि भारत का जो धन है उसका बहिर्गमन हो रहा है, मतलब भारत का जो धन है वो विदेशों में जा रहा है। अर्थव्यवस्था का ढांचा कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो दादा भाई नेहरू ने कांग्रेस का नामकरण किया था। और ये भी पूछा जाता है अक्सर कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किस वजह से हुई थी। इस बारे में दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक जो पहली अवधारणा है वो ये है कि कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ था, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, मद्रास सभा, पूना सभा। तो ये जो संस्थाएं कांग्रेस से पहले गठित हो चुकी थी, ये क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर काम कर रही थी। अखिल भारतीय स्तर पर, संपूर्ण देश के स्तर पर कोई भी एक ऐसा संगठन नहीं था जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो और जो अपनी मांगों को ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष रख सके। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो भारतीय उद्योगपति थे, भारतीय समाज सुधारक थे, भारत के दार्शनिक या बौद्धिक वर्ग के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो पहली अवधारणा तो ये है कि भारतीय लोगों ने अपनी मांग ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। ये पहली अवधारणा है। दूसरी एक अवधारणा है, उसे बोलते हैं सेफ्टी वाल्व की अवधारणा। सेफ्टी वाल्व की अवधारणा हिंदी में इसे बोलते हैं अभय दीप की अवधारणा।
सेफ्टी वाल्व क्या होता है? सेफ्टी वाल्व कुकर में होता है। तो कुकर में जब कभी सीटी नहीं आती है, किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, तो कुकर को फटने से बचाने का काम करता है वो सेफ्टी वाल्व। जिस प्रेशर पॉइंट पे कुकर फटेगा, उससे थोड़ा सा नीचे वाले पॉइंट पर वो सेफ्टी वाल्व फट जाता है और इस तरह से कुकर फटने से बच जाता है। तो ये होता है सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट। तो दूसरी अवधारणा का मानना ये है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई थी। कैसा सेफ्टी वाल्व? एक ऐसा सेफ्टी वाल्व जो उस समय भारतीय जनता में आक्रोश या गुस्सा उत्पन्न हो रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उससे ब्रिटिश साम्राज्य के उखड़ने का खतरा था। तो उस बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिए, उसको थामने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। और ये स्थापना जो की गई थी वो ब्रिटिश सरकार के एक तरह से इशारे पर ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने ही की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की जा सके। तो इस तरह की दो अवधारणाएं प्रचलित हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों ने की या अंग्रेजों ने की। तो दोनों ही अवधारणाओं में सच्चाई है। और जब आप कांग्रेस के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, तो ये पाएंगे कि कांग्रेस ने इन दोनों ही अवधारणाओं को संतुष्ट किया और उसमें दोनों ही तर्क सही साबित हो रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था वो आयोजित हुआ था कलकत्ता में, और ये आयोजित हुआ 1886 में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। ये हुआ था 1887 में, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस अधिवेशन की खासियत ये है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो इस तथ्य को ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो अधिवेशन था महाराष्ट्र मद्रास का अधिवेशन, जो आयोजित हुआ था 1887 में। इसी प्रकार से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किस अंग्रेज ने की थी? तो वो की थी जॉर्ज यूले ने। ये की थी इलाहाबाद में, जो आयोजित हुआ था 1888 में। तो ये चौथा अधिवेशन था। तो इस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चारों ही अधिवेशन कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे? मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। प्रथम जो अधिवेशन है ये आयोजित हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। कब कब आयोजित हुए? 1885 में, 86 में, 87 में, 88 में। इसको क्रम को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगातार याद हो क्रम से हो रहे हैं, तो हर वर्ष आयोजित हो रहे हैं, इसमें गैप नहीं है। अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये एक ईसाई थे। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नेहरूजी थे, तो ये पारसी थे। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम थे। और चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज थे। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम 4 अधिवेशन हुए, उसमें पहले में एक ईसाई अध्यक्ष बने, फिर पारसी अध्यक्ष बने, फिर मुस्लिम अध्यक्ष बने, फिर अंग्रेज अध्यक्ष बने। तो ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह से ये दर्शाना चाह रहा था, ये दिखाना चाह रहा था कि कांग्रेस जो है किसी एक धर्म, एक जाति या एक क्षेत्र का संगठन नहीं है। और इसके जो स्थान हैं उनसे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरे भारत में चारों दिशाओं में, 4 कोनों में जो स्थान है, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, उन 4 स्थानों पे हुए, और 4 जो अध्यक्ष बने वो भी 4 धर्मों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की कोशिश ये थी कि कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बने, सभी क्षेत्रों का संगठन बने, सभी धर्मों, जातियों और लोगों का संगठन बने। एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो वो भाग लिया था 72 लोगों ने। ठीक, तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। प्रथम 4 अधिवेशन। वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए,
लेकिन सारे अधिवेशन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जो अधिवेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो अधिवेशन और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने यहाँ पर संकलित की हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो आयोजित हुआ था 1896 में। इसके बाद ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन यानी कि जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था आंदोलन, उसका समर्थन कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में किया, तो ये किया था वाराणसी के अधिवेशन में, जो आयोजित हुआ था 1905 में। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में किया, तो ये किया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो आयोजित हुआ था 1906 में। इसके बाद ये पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। इसे सूरत की फूट के नाम से भी जानते हैं कि सूरत की फूट कब हुई थी, तो सूरत का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस विभाजित हो गई थी दो दलों में, और ये हुई थी 1907 में। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कांग्रेस में बढ़ते हुए जो कांग्रेस की आरंभिक विचारधारा थी वो थी उदारवादी विचारधारा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और उग्रपंथियों को ये लगने लगा कि उदारवादियों की जो नीतियां हैं उनसे कोई विशेष परिणाम हमें हासिल नहीं हो रहे हैं, तो वो कांग्रेस के अंतर्गत उग्रवादी नीतियों का समर्थन करने लगे। तो यही जो दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे, एक तरफ उदारवादी दूसरी तरफ उग्रपंथी, इन्हीं के टकराव के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ था, जो विभाजन हुआ था सूरत में 1907 में। इसके बाद ये पूछा जाता है कि जन गण मन प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो आयोजित हुआ था 1911 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो ये समझौता हुआ था 1916 में, और ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, ये पूछा जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसके बाद अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो सरोजनी नायडू थी, और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो की थी कानपुर अधिवेशन की, और यह अधिवेशन आयोजित हुआ था 1925 में। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि महिला अध्यक्ष या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट है, 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थी सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी ये कानपुर अधिवेशन में। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की, तो ये उन्होंने की थी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम एक जगह है जो कर्नाटक में है, तो 1924 में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था बेलगाम में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके पहले या इसके बाद कभी भी गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ठीक, इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये उन्होंने पारित किया था 1929 में। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये जो 1929 का अधिवेशन था ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था लाहौर में। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये किस नदी के तट पर आयोजित किया था, तो ये आयोजित हुआ था रावी नदी के तट पर। यह भी पूछा जाता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, इसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो ये
कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने अपने 1931 के कराची अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद जो एक प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बने थे 1938 में हरिपुर नामक अधिवेशन में। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी का जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु इनके जो विपक्ष में थे वो थे पटाभी सितार मैया, जिनका समर्थन गांधी जी कर रहे थे। तो गांधी जी द्वारा जिनका समर्थन किया जा रहा था पटाभी सितार मैया का, वो हार गए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी का काफ़ी सम्मान करते थे, उन्होंने गांधी जी को संतुष्ट करने के लिए, उनका मान रखने के लिए अपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया था तो अध्यक्ष कौन बने? तो फिर अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने आगे चलकर। ठीक। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा, या सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेके 45 तक, इस बीच असहयोग आंदोलन, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू हो गया था और वही आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 40 से लेके 45 तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक। एक आखिरी जो प्रश्न बनता है वो ये कि आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि कांग्रेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें, ये जितने भी तथ्य हैं सभी एक बार नहीं कई कई बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और अभी भी मैं जिन क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखता हूँ तो वहाँ पर GS में इन्हीं तथ्यों को बार बार पूछा जा रहा है। तो सब ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने पास सेव रख सकते हैं और चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं। इससे भी आपको इन तथ्यों को याद करने में आसानी होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस की अवधारणा, यानी कि उसकी उदय की जो अवधारणा थी उससे संबंधित कुछ अवधारणात्मक प्रश्न पर। अक्सर जो रिटन एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किन कारणों की वजह से हुई थी। तो इसी प्रश्न का हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के कारण, इसमें ज़्यादातर जो कारण है वो सारे वही कारण हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताए थे। तो प्रश्न चाहे ये पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, चाहे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे, वो एकदम सेम है, उसमें कोई अंतराल नहीं है। आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था
कि अंग्रेज जो पश्चिमी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता को भारतीय समाज में लेके आ रहे थे, तो वो इस उद्देश्य के साथ लेके आ रहे थे कि उन्हें एक ऐसे पढ़े-लिखे भारतीय वर्ग की आवश्यकता है जो रंग और वर्ण से तो भारतीय हो, लेकिन वो संस्कारों से, विचारों से अंग्रेज होना चाहिए। तो इस मंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ अंग्रेज पश्चिमी शिक्षा को भारत में लेके आ रहे थे। लेकिन चूँकि पश्चिमी शिक्षा जो कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, भाईचारे की भावना से भी ओतप्रोत थी, तो जब भारतीय युवकों ने या सुधारकों ने या बुद्धिजीवी वर्ग ने उस पश्चिमी शिक्षा साहित्य का अध्ययन किया, तो उनके मन में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र के मूल्यों का विकास हुआ और उसी का परिणाम था कि राष्ट्रवाद की भावना या राजनीतिक शिक्षा उनके मन में आई और उसी भावना के कारण आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा जो कारण था कांग्रेस की स्थापना का वो था भारतीय सुधारकों का विदेश गमन। भारत में जितने भी समाज सुधारक हुए, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये जितने भी समाज सुधारक थे जो भारत में समाज सुधार ला रहे थे, राजा राम मोहन राय, तो ये सब जो विचारक थे या इनके विचारों में जो भी नवीनता आ रही थी, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य आ रहे थे, तो वो कहाँ से आ रहे थे? वो सब पश्चिम से आ रहे थे, है ना? तो ये जितने भी विचारक थे, सुधारक थे, इन सब का जब विदेश गमन होता था, विदेश में जाना होता था, तो ये वहाँ पर देखते थे कि विदेश में शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है, वहाँ जनता को क्या अधिकार मिले हुए हैं, लोग वहाँ पे किस तरह से अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं। तो इन सब बातों का सुधारकों के मन में प्रभाव पड़ा और वही जो शिक्षा इन्होंने वहाँ पर अर्जित की, उसी को भारतीय समाज में लागू करने के प्रयास किए। तो इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम था कांग्रेस की स्थापना। अगला जो कांग्रेस की स्थापना का कारण था वो था यातायात व संचार साधनों का विकास। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में तार व्यवस्था, जिसे टेलीफोन व्यवस्था कहते हैं, तार व्यवस्था का जाल बिछाया, विद्युतीकरण किया, रेल नेटवर्क बिछाया, सड़कें बनाई, बंदरगाह बनाए, है ना? तो ये सब यातायात संचार के साधनों का विकास किया अंग्रेजों ने। तो इससे क्या हुआ, पूरा देश एकजुट होने लगा। तो भारतीय लोग भी इन साधनों का प्रयोग करते थे। तो इन साधनों का जब वो प्रयोग करते थे, तो उन्हें भी ये पता चलने लगा कि देश में क्या हो रहा है, दक्षिण में क्या हो रहा है, उत्तर में क्या हो रहा है, पश्चिम में क्या हो रहा है, पूर्व में क्या हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो ये यातायात संचार के साधन का विकास हुआ, इस वजह से भी कांग्रेस की स्थापना में सहयोग मिला। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना का जो अगला कारण था वो था अ, अत्याचारी शासकों का आगमन। अत्याचारी शासकों का आगमन। आपने सुन ही रखा होगा कि कई अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, वो काफ़ी क्रूर स्वभाव के थे और उन्होंने भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किए। इन अन्यायी अत्याचारी शासकों में हम लॉर्ड डलहौजी का नाम ले सकते हैं, लॉर्ड कर्जन का नाम ले सकते हैं, लॉर्ड लिटन का नाम ले सकते हैं, है ना? तो ये कुछ ऐसे अंग्रेजी शासक हुए जिन्होंने भारतीय जनता पर घोर अपमान व अत्याचार किए। जैसे अगर लॉर्ड लिटन की बात की जाए, तो उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए, है ना? भारतीयों पर हथियार लेके चलने पर पाबंदी लगा दी, भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके, है ना? और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। तो इस तरह के काम किए गए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, है ना? तो ये सब काम जब हुए, तो उससे भारतीय जनता को ये समझने में देर नहीं लगी कि जो अंग्रेजी शासक हैं, वो अंग्रेज़ों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता की। तो इससे भारतीय जो जनता थी, उसके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो आदर, सम्मान या मान का भाव था, वो ख़त्म होने लगा और वो ये चाहने लगे कि हमें अपना शासन अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तो इसी मनोवृत्ति या भावना का परिणाम था कांग्रेस की स्थापना। ठीक? अगला जो कांग्रेस की स्थापना का कारण था, वो था
भूमि पर अत्यधिक कर। ठीक। अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, भूमि पर, किसानों पर अत्यधिक कर लगा रहे थे, जिसका परिणाम ये हो रहा था कि जो किसान थे, जो पहले ही बहुत गरीब थे, वो करों को भी नहीं चुका पाते थे। तो इससे किसानों के अंतर्गत भी काफ़ी असंतोष पैदा हुआ, जो आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना का कारण बना। इसके अलावा अगला जो कारण था, वो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में छुपा हुआ था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां केवल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए और उनके हितों की पूर्ति के लिए थी। अंग्रेज लोग यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करते थे और विदेशों में तैयार माल को यहाँ पर बेचा करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, दादा भाई नेहरू ने अपनी जो ड्रीम थ्योरी थी उसके अंतर्गत ये बताया था कि अंग्रेज जिस प्रकार की आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं, उससे जो भारत का धन है वो विदेश जा रहा है। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नेहरू जी ने। तो ये भी एक कारण बना जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त एक इल्बर्ट बिल आया था। तो इसे पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण भी कांग्रेस की स्थापना में सहयोग मिला था। इल्बर्ट बिल आया था एक। इल्बर्ट बिल के अंतर्गत प्रावधान ये था कि जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, ये अगर किसी अंग्रेज के खिलाफ कोई सुनवाई हो रही है, तो पहले प्रावधान ये था कि उसकी सुनवाई अंग्रेज ही करेंगे। ठीक। लेकिन जब ये इल्बर्ट बिल आया, तो इस बिल में ये उल्लेख था कि जो अंग्रेज लोगों के खिलाफ जो मुकदमे आ रहे हैं, उनकी सुनवाई भारतीय जज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर मुकदमों की सुनवाई होगी तो भारतीय जज कर रहे हैं। ये एक ज़्यादा न्यायपूर्ण या ईमानदार वाली व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चली, सारे अंग्रेज एकजुट हो गए और उन्होंने इस बिल का पूर्ण विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को इस बिल में संशोधन करना पड़ा। अब उन्होंने संशोधन ये कर दिया कि भारतीय जज अंग्रेजों के खिलाफ आने वाले मुकदमों की सुनवाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके आधे सदस्य, उस ज्यूरी के आधे सदस्य अंग्रेज होंगे। तो बात तो फिर वही हो गई, है ना। तो भेदभावपूर्ण व्यवस्था जो पहले बनी हुई थी, संशोधन के बाद वो फिर बन गई, है ना। तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद। लेकिन ये कहा जाता है कि इल्बर्ट बिल यदि पारित हो गया होता, तब भी इससे भारतीय लोगों में उतनी राष्ट्रीय चेतना ना आई होती जितना इसके ना पास होने से आई, या संशोधित रूप से पास होने से आई। जब इस पर विवाद हुआ, कई महीनों तक ये विवाद चलता रहा और इस पर काफ़ी विचार संगोष्ठियाँ, सेमिनार वगैरह आयोजित हुए, जनसभाएं हुई कि इस बिल में क्या किया जाना चाहिए। तो जब ये सब चल रहा था, तो भारतीय लोगों को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज जो हैं वो ईमानदार या निष्पक्ष या नैतिक नहीं है, और वो पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसका भी परिणाम था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला जो कारण था कांग्रेस की स्थापना का, वो था कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कई संगठन स्थापित हो चुके थे जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे थे। इन संगठनों में नाम लिया जा सकता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, पूना सभा का, मद्रास सभा का, इंडिया लीग का। तो ये जो भी संगठन थे, ये क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर कोई संगठन नहीं था। तो इन संगठनों को जो भी लोग चला रहे थे, उनको ये कमी महसूस हो रही थी कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक संगठन नहीं है जो संपूर्ण देश का, संपूर्ण देश के सभी धर्मों का, जातियों का प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये जो आवश्यकता महसूस हो रही थी, उन्हीं सब का परिणाम था कि आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना की गई।
तो इस तरह से हमने आज ये जाना कि कांग्रेस की स्थापना के जो कारण थे वो क्या थे। इसके अलावा और भी कारण हैं जिनका अध्ययन आप कुछ जो बुक्स हैं उसमें कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर सारे ही कारणों को बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।